Hello everyone, welcome back to Psychology Lecture Series for Class 11। आज हम चैप्टर 9 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नेम है मोटिवेशन एंड इमोशंस। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सबसे प्रश्न है कि आप जब कोई भी काम करते हो तो आप वो काम क्यों करते हो? वो क्या चीज होती है जो आपको कोई भी काम करने के लिए प्रेरित करती है? तो वो जो चीज होती है जो आपको प्रेरित करती है कोई भी काम करने के लिए उसी को हम कहते हैं मोटिवेशन। नेक्स्ट है इमोशंस यानी हम किस प्रकार से चीजों को रिएक्ट करते हैं, हमारी भावनाएं कैसी होती हैं, हम किस तरह से फील करते हैं, ये होते हैं हमारे इमोशंस। इन दोनों चीजों को हम डिटेल में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इसके पार्ट 1 में हम जानेंगे मोटिवेशन के बेसिक्स के बारे में और मोटिवेशन के टाइप्स के बारे में, यानी मोटिवेशन के कितने तरीके होते हैं और उन तरीकों के अंदर कितने उसके सब पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले मोटिवेशन। मोटिवेशन जो शब्द है ये एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ है जो कि होता है मूवेयर। इसका मतलब होता है कोई भी मूवमेंट या कोई प्रतिक्रिया। मोटिव्स जो होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि एक इंसान किसी भी परिस्थिति में किस प्रकार से व्यवहार करेगा फ्यूचर के अंदर। मोटिवेशन जो होता है वो हमारे व्यवहार करने के लिए एक प्रेरणा होता है। जैसे हमने बोला हम कोई भी व्यवहार कोई भी कार्य जब करते हैं तो उसके पीछे हमारे एक प्रेरणा होती है जो कि हमें वो काम करवाती है। मोटिवेशन जो होता है वो एक साइकिल में चलता है। जब वो साइकिल कंप्लीट होती है तो हमारी प्रेरणा खत्म होती है, जब वो साइकिल शुरू होती है तो हमारी प्रेरणा ज्यादा रहती है। मोटिवेशन से साइकिल में सबसे पहले आता है नीड। नीड का मतलब होता है जब हमें किसी चीज की कमी लगे और हमें उसकी जरूरत महसूस हो तो वो होती है नीड। नीड के बाद जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है तो हमें आता है ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है कि हमें प्रॉब्लम महसूस होती है और हम किसी काम को करने के लिए उत्तेजित रहते हैं क्योंकि हमें उसकी जरूरत यानी नीड है। जब वो एक्टिविटी यानी जब वो ड्राइव हमें उत्तेजित कर देगी तो हम वो काम करेंगे जिसकी वजह से हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। और उस मकसद के पूरा होने के बाद हमारी ड्राइव यानी हमारा जो उत्तेजन है वो कम हो जाएगा और हमारी नीड फुलफिल हो जाएगी। इसके बाद इंसान उत्तेजित होना बंद कर देता है। फिर अगर कोई नीड आएगी तो वो फिर से उत्तेजित होगा, फिर उसे ड्राइव करेगा, फिर वो अराउज होगा। तो इसी प्रकार से ये साइकिल हमेशा चलती रहती है। इस डायग्राम से आप बेहतर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से साइकिल चलती है। इसका हम एक उदाहरण लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको खाने की भूख लगी है तो आपकी वो जरूरत है, आप में खाने की कमी है तो आपको भूख लगी है, वो आपकी जरूरत है, खाना आपकी नीड है। अब वो नीड पूरी करने के लिए आप उत्तेजित होगे ताकि आपको खाना मिले और आप खाना खाओ। उस उत्तेजना के बाद आपका जब गोल यानी आपका मकसद पूरा हो जाएगा, आप खाना खा लोगे तो आपका मकसद पूरा हो जाएगा। यानी कि फिर आप मकसद के तरफ अग्रसर हो जाओगे और जब आपका मकसद पूरा हो जाएगा तो आपको सुकून मिल जाएगा यानी रिलीफ। और फिर ये नीड जो होगी ये यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो ऐसे हमारी मोटिवेशन साइकिल चलती है। नेक्स्ट बात करेंगे मोटिव्स कितने प्रकार के होते हैं। मोटिव्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बायोलॉजिकल मोटिव्स और दूसरा होता है साइको सोशल मोटिव्स। अभी पहले हम बायोलॉजिकल मोटिव्स की बात करेंगे फिर हम साइको सोशल पे भी आएंगे। बायोलॉजिकल मोटिव्स जैसे कि आप समझ सकते हैं शब्द से ही कि वो हमारे शरीर से संबंधित होता है। हमारे शारीरिक जो भी उत्तेजनाएं होती हैं वो बायोलॉजिकल मोटिव्स में आती हैं और ये हमारे शरीर के भी जो भी काम होते हैं उसकी वजह से उत्तेजना बढ़ती है। ये सबसे पहला स्टडी का मेथड था जिसमें हमने व्यवहार को सीखने के लिए समझने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। इसका मतलब होता है कि एक इंसान जो होता है उसकी जरूरत होती है, नीड की वजह से वो उत्तेजित होता है, ड्राइव आती है। ड्राइव के बाद वो उस प्रकार के व्यवहार को करता है ताकि वो मकसद को पूरा कर सके जिसकी वजह से उसकी ड्राइव कम हो जाती है, जो हमने मोटिवेशन साइकिल में भी पढ़ा था। इंस्टिंक्ट एक शब्द है जिसका मतलब होता है कि इनबॉर्न पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर यानी कि बचपन से जन्मजात हमारे अंदर कुछ व्यवहार उत्पन्न होते हैं, कुछ व्यवहार रहते हैं जो हमारे शारीरिक चीजों को पूरी करने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने जो भूख का एग्जाम्पल लिया था वो अगर छोटा बच्चा भी होगा 2 साल का होगा
वो उसके बचपन से ही होगा, जन्मजात होगा कि उसे भूख लगेगी तो वो रोएगा क्योंकि उसे अपनी ज़रूरत पूरी करनी है और जब उसे दूध मिल जाएगा तो वो शांत हो जाएगा। तो ये होते हैं बायोलॉजिकल मोटिव्स। बायोलॉजिकल मोटिव्स में सबसे पहला है हंगर यानी कि भूख। भूख जो होती है ये इंसान को एनर्जी देती है ताकि वो काम कर सके, तो भूख बहुत ज़रूरी होती है ताकि हम अपने शरीर को लगातार उसकी एनर्जी देते रहें। जब भी किसी को भूख लगती है तो खाने की नीड आती है, उसको खाने की ज़रूरत महसूस होती है। कुछ स्टडीज़ ने बताया है कि हमारे शरीर के अंदर की चीज़ें और बाहर की चीज़ें हमारी भूख को प्रेरित करती है, हमारी भूख को प्रभावित करती हैं। भूख क्यों होती है? उसमें शरीर के अंदर की चीज़ें डिस्कस करते हैं। भूख होती है जब हमारा स्टमक कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी जब हमारा स्टमक छोटा होता है, यानी कि जब वो सिकुड़ता है तो हमारी भूख बढ़ती है क्योंकि स्टमक खाली हो जाता है, पेट खाली हो जाता है। फिर जब हमारे शरीर में ग्लूकोज़ कम हो जाता है या प्रोटीन कम हो जाता है तो भी हमें भूख लगती है। हमारा जो लिवर होता है वो हमारे दिमाग को मैसेज पहुंचाता है कि हमारे शरीर में खाना कम हो रहा है और फ्यूल की ज़रूरत है ताकि हमारा शरीर दोबारा से काम कर सके। तो इस स्टेज पे, इस परिस्थिति में अगर आपको खाने की महक आ जाएगी बाहर से, खाने की टेस्ट का याद आ जाएगा या खाने की कोई भी चीज़ आपके सामने रख दी जाएगी तो आपकी भूख और ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी खाने की उत्तेजना या ड्राइव और बढ़ जाएगी। तो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं स्टमक और लिवर और बाहर के फैक्टर्स यानी एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं खाने की टेस्ट, खाने की महक और खाना खुद सामने अगर आ जाए तो। हमारा जो खाना लेने का तरीका है वो फीडिंग सैटाइटी सिस्टम के द्वारा प्रभावित होता है या उसके द्वारा किया जाता है जो हमारे दिमाग के एक हिस्से में यानी हाइपोथैलेमस में होता है, हमारे लिवर में होता है और हमारे शरीर के अन्य पार्ट्स जैसे कि पेट और ग्लूकोज लेवल, ब्लड इन सब से भी प्रभावित होता है। हमारे लिवर में अगर मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आएँगे, बदलाव आएँगे तो हमें भूख लगेगी और हमें जब भू हमारे लिवर में जब चेंजेस आएँगे, तो हमारा लिवर वो मैसेज भेजेगा हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस के 2 हिस्से होते हैं, पहला होता है लैटरल हाइपोथैलेमस और दूसरा होता है वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस, जिसकी वजह से हमारी भूख प्रभावित होती है। लेटरल हाइपोथैलेमस जो होता है उसका काम होता है एक्साइटेटरी एरिया का, यानी कि वो हमारी भूख को बढ़ाता है, हमारे शरीर को सिग्नल देता है कि हमें खाने की ज़रूरत है। वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस जो होता है ये हाइपोथैलेमस के बीच में होता है जो हंगर को कंट्रोल करता है, यानी ये बताता है कि अब आपकी भूख पूरी हो गई है, अब आपको खाना बंद करना है। ये हमारी हंगर ड्राइव को खत्म करता है। तो ये बात हो गई हंगर की जो हमारे शारीरिक रूप से और हमारे बाहरी रूप से यानी एनवायरनमेंट के बेसिस पे भी प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है थर्स्ट यानी प्यास। जब भी हमें हमारे शरीर को पानी की कमी होती है तो हमारा मुंह सूख जाता है और हमारा गला सूख जाता है क्योंकि हमारे शरीर के जो टिश्यूज है उसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है यानी पानी की कमी हो जाती है। हमारे शरीर के अंदर कुछ चीजें, कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं जिसकी वजह से हमारी प्यास प्रभावित होती है और हमें पानी पीने की इच्छा होती है। हमारे टिश्यूज के अंदर बहुत अहम मात्रा में पानी जाना चाहिए ताकि हमारे मुंह की और गले की प्यास बुझ सके। पानी पीने की जो उत्तेजना या मोटिवेशन होती है वो इसी से आती है कि हमारे सेल्स से या हमारे खून से पानी की मात्रा कम हो रही है तो हमें पानी पीने की उत्तेजना आती है। जब हमारे बॉडी के फ्लूइड्स यानी हमारे बॉडी में जो भी तरल पदार्थ हैं वो कम होते हैं तो हमारे सेल्स में से पानी निकलता है जिसकी वजह से हमें प्यास लगती है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसका नाम होता है एंटीरियर हाइपोथैलेमस जिसमें एक नस होती है ऑस्मोरिसेप्टर के नाम से जो हमारे सेल डिहाइड्रेशन को कैप्चर करती है और हमें ये बताती है कि आपको प्यास लगी है। जो हमारा काम होता है पानी पीने का यानी हमारे शरीर में जो भी प्रतिक्रियाएं होती हैं पानी पीने की या प्यास जगाने की, वही चीज होती है, वैसी ही प्रतिक्रिया होती है कि हम पानी की प्यास को बंद कर सकें या पानी पीना रोक दें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी सेल्स में जरूरत भर का पानी चला गया है तो आपके एंटीरियर हाइपोथैलेमस को मैसेज मिल जाएगा कि अब आपको पानी पीना बंद कर देना है क्योंकि आपके सेल्स में इनफ पानी जा चुका है। तो ये हो गया थर्स्ट के बारे में। लास्ट
जो बायोलॉजिकल मोटिव है वो होता है सेक्स। मोटिवेशन जो भी सेक्स करने का जो मोटिवेशन या उत्तेजना होती है, ये हमारे इंसान के व्यवहार को प्रभावित करती है। ये बायोलॉजिकल मोटिव से थोड़ा बढ़कर है। सेक्स जो है वो बाकी चीजों से अलग इसलिए है क्योंकि ये प्राइमरी नहीं है। ये इंसान के जीने के लिए जरूरी नहीं है। जैसे कि प्यास और भूख इंसान के जीने के लिए जरूरी है, लेकिन सेक्स इंसान के जीने के लिए जरूरी नहीं है। दूसरा है होमियोस्टैसिस, यानी कि जिस हिसाब से इंसान अपने शरीर की व्यवस्था बनाए रखता है, अपने शरीर को इक्विलिब्रियम में रखता है, अगर वो बदल जाए तो इसको कहते हैं होमियोस्टैसिस, जिसको बरकरार रखना खाने और भूख से संबंधित होता है। लेकिन सेक्सुअल एक्टिविटी का जो मकसद होता है वो होमियोस्टैसिस को बरकरार रखना नहीं होता है। और हमारे अंदर जो सेक्स ड्राइव होती है, सेक्स करने की उत्तेजना होती है, वो हमारी उम्र के साथ ही बढ़ती है। जब भी सेक्सुअल अर्ज होता है तो ये हमारे शरीर में कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो हमारे खून में रहते हैं, जिनका नाम होता है सेक्स हॉर्मोन्स। इनकी वजह से ही वो प्रभावित होते हैं। जानवरों पे किए गए और इंसानों पे किए गए कुछ स्टडीज ने ये बताया है कि हमारे जो सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं वो गोनैड्स, जो हमारे गोनैड्स होते हैं यानी ऑर्गन्स, इनके द्वारा सेक्रेट किए जाते हैं, यानी इनके द्वारा हमारे ब्लड में डाले जाते हैं। ये दो होते हैं, जो मेल्स होते हैं उनमें इनको टेस्टिस कहते हैं, और जो फीमेल्स होते हैं उनमें इसको ओवरीज कहते हैं। हमारी जो सेक्सुअल ड्राइव होती है ये शारीरिक रूप से हॉर्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होती है, लेकिन हमें किस तरह की सीख दी गई है, किस तरह के हम समाज में रहते हैं, हमारे आसपास का वातावरण क्या है, ये भी प्रभावित करता है कि हम अपने सेक्सुअल ड्राइव को किस प्रकार से दुनिया के सामने एक्सप्रेस करेंगे। नेक्स्ट जो टाइप होता है मोटिव का वो होता है साइको सोशल मोटिव्स, यानी कि हम अपने समाज को किस प्रकार से अपने दिमाग के मोटिव्स यानी कि अपने उत्तेजना में लेते हैं। पहला होता है नीड फॉर अफिलिएशन। इस दुनिया में कोई भी इंसान अकेला नहीं रहना चाहता है, सबको कोई ना कोई दोस्त की जरूरत होती है, सबको रिश्ते बनाने की जरूरत होती है। तो हर प्रकार का समूह बनाना इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है। इंसान दूसरे इंसानों को चाहता है, उनके पास रहना चाहता है, फिजिकली भी और साइकोलॉजिकली भी। इसी को हम कहते हैं अफिलिएशन। अफिलिएशन हम सोशल कांटेक्ट के लिए ज़रूरी होता है, यानी हम सामाजिक कितना ज़्यादा लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कितना घुल-मिल रहे हैं, उस चीज़ की उत्तेजना को हम कहते हैं नीड फॉर अफिलिएशन। जब इंसान लाचार होता है, जब उसे दुःख होता है, तब भी उसे नीड फॉर अफिलिएशन होता है, लेकिन जब वो बहुत खुश होता है, तब भी उसे लोग चाहिए होते हैं जिनसे वो अपनी खुशी बाँटे। तो एक इंसान के सर्वाइवल के लिए अफिलिएशन बहुत ज़रूरी है ताकि वो दूसरे लोगों से बात कर सके, उनके बीच रह सके, एक समाज में अपने आप को एक जगह दे सके, ताकि उसको ऐसा महसूस हो कि वो दूसरों को पसंद करता है और दूसरे भी उसको पसंद करते हैं और वो अकेला ना रहे। नेक्स्ट है नीड फॉर पावर। पावर मतलब स्ट्रेंथ, हमें कितनी ताकत की जरूरत होती है। इसका मतलब होता है कि एक इंसान कितने हद तक अपने व्यवहार और भावना दूसरे के ऊपर प्रभावित कर सकता है, यानी इंसान अपने व्यवहार और इमोशंस से दूसरे को कितने हद तक प्रभावित कर सकता है। ज़रूरत हमारे पावर की इसलिए होती है ताकि हम लोगों को अपने बातों से इन्फ्लुएंस कर सकें, उनको कंट्रोल कर सकें, उनको अलग-अलग चीज़ों के लिए मना सकें। डेविड मैकक्लेलन नाम के साइकोलॉजिस्ट ने 1975 में 4 तरीके दिए थे जिसके द्वारा हम अपनी पावर को दिखाते हैं, यानी कि हम दिखाते हैं कि हम कितने शक्तिशाली हैं। लोग जो होते हैं वो अपने बाहर की चीज़ों को देखकर, कहानियों को पढ़कर, स्पोर्ट्स स्टार्स को देखकर, टीवी स्टार्स को देखकर, एक्ट्रेसेस को देखकर अपने अंदर एक ताकत का जज़्बा महसूस करते हैं। उनको लगता है कि जितनी ताकत उनके पास है, मेरे पास भी उतनी ताकत हो सकती है या है। दूसरा है, लोग को कभी-कभी अपने अंदर की भी सोर्सेस से पता चलता है कि वो पावरफुल है, बलशाली है। जब उनके शरीर के बॉडी बिल्ड होती है या उनके इम्पल्सेस में चेंजेस बदलाव आते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें उनमें ताकत है। लोग दूसरों के सामने दूसरों को प्रभावित करने के लिए, उनके व्यवहारों में बदलाव लाने के लिए खुद को ताकतवर बताते हैं।
चौथा है इंसान जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का किसी समूह का सदस्य होता है तो वो दूसरों को प्रभावित करने के लिए शक्तिशाली प्रतीत होना चाहता है। जैसे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर लीडर होता है तो उसको अपने आप को पावरफुल बताना पड़ता है ताकि उसकी पार्टी के अंदर अहमियत हो सके। तो ये होता है नीड फॉर पावर, जिसके हिसाब से कोई इंसान बहुत पावरफुल शक्तिशाली होता है और कई इंसान नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट है नीड फॉर अचीवमेंट। अचीवमेंट का मतलब होता है जब हम किसी चीज को पाने की चाह रखते हैं, हमारे अंदर पाने के लिए उत्तेजना होती है। यानी कि इंसान को एक्सेलेंस के लिए मेहनत करनी पड़े, एक्सेलेंस के लिए वो उत्तेजित रहे। इसको हम एन एक्ट भी कहते हैं। ये इंसान के व्यवहार को या इंसान को उत्तेजना प्रदान करता है जिसकी वजह से परिस्थितियों के लिए उसके परसेप्शंस बदलते हैं ताकि वो उस तरह से चीजों को देखे ताकि वो उनमें सफल हो सके। इंसान कहाँ-कहाँ से नीड फॉर अचीवमेंट सीखता है? पहले तो वो अपने वातावरण से सीखता है, अपने माँ-बाप से सीखता है, अपने स्कूल से सीखता है और अपने समाज से सीखता है। इंसान जो कि नीड फॉर अचीवमेंट जिसका ज़्यादा होता है, वो अक्सर कर मुश्किल काम करने में चाह रखता है, उसको चैलेंजेस देना पसंद होता है और वो दूसरों से अपने अपने परफॉर्मेंस के लिए फीडबैक लेना भी पसंद करता है। तो ये होता है नीड फॉर अचीवमेंट। आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में कुछ बच्चे होते हैं, वो हमेशा अपना काम समय पर करते हैं, अपनी कॉपीज मेंटेन करते हैं, टीचर्स के लिए बहुत प्यारे होते हैं, हमेशा एग्जाम्स में भी उनके मार्क्स अच्छे आते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो ना कॉपी मेंटेन करते हैं, ना टीचर्स के मान्य होते हैं, ना वो पढ़ने के लिए बहुत उत्तेजित रहते हैं। तो ये वजह होती है नीड फॉर अचीवमेंट की, यानी कि जब इंसान का या बच्चे का नीड फॉर अचीवमेंट ज़्यादा होता है तो वो काम करने के लिए उत्तेजित रहता है और जब नहीं होता है तो उसको काम करने में मन नहीं लगता है या वो टॉप नहीं करना चाहता है और जिसका नीड फॉर अचीवमेंट ज़्यादा होगा वो बच्चा एग्जामिनेशन में टॉप करना चाहेगा। लास्ट जो होता है साइको सोशल मोटिव वो होता है क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन, यानी कि आपको नई नई चीजों के बारे में जानना अच्छा लगता है। आप हर चीज के बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो, उत्तेजित हो। इंसान कभी कभी ऐसी चीजें करता है जो जिसका कोई मकसद नहीं होता है, लेकिन वो इसलिए करता है क्योंकि उसको उसमें खुशी मिल रही है। ऐसी चीज़ों को करने के लिए जो उत्तेजना होती है उसको हम कहते हैं क्यूरियोसिटी, जिसमें कोई भी पर्टिकुलर मकसद नहीं होता है। हम अपने वातावरण को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत उत्तेजित रहते हैं ताकि इसकी वजह से हम क्यूरियस होते हैं। कुछ चीज़ों के प्रति अगर हम इग्नोरेंस दिखाते हैं तो वो भी हमारा एक पावरफुल मोटिवेटर होता है जिसकी वजह से हम दुनिया को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई प्रथा चली आ रही है बहुत लंबे समय से और आप उसके प्रति सहमत नहीं हो और आप उसको इग्नोर करते हो, उसको इग्नोरेंस दिखाते हो, तो आप क्यूरियस हो, आप उसके बारे में जानना चाहोगे, आप उसको खत्म करने की कोशिश करोगे और आप उसको खत्म करने के तरीकों को भी समझोगे। ये जो क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन का मोटिव होता है, ये बच्चों में और जो नए जन्मे हुए बच्चे होते हैं, 2 साल की उम्र और जो छोटे बच्चे होते हैं, 12-13 साल की उम्र तक, उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन बहुत ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, वो अक्सर अलग-अलग प्रकार के नए-नए सवाल पूछते हैं कि ये क्यों हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? बादल नीला क्यों है? धरती ऐसी क्यों है? तो इनके जो सवाल होते हैं, ये हमें बताते हैं कि वो अलग-अलग चीज़ों को जानने के लिए बहुत उत्तेजित हैं। इसी को हम कहते हैं क्यूरियोसिटी। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज है तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।